तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस गौरांग विद्यापीठ कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपकी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी वो चेंज हो चुकी है और उसी चेंजेस के साथ अपडेटेड सिलेबस के साथ यहाँ पे मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जहाँ पे अपन एनसीईआरटी को बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही लाइन बाय लाइन सारी चीजों को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को या न्यूमेरिकल हो सारी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ये कोई भी वन शॉट वीडियो नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब आप कोई पेड बैच परचेस करते हैं वहां पे जब आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो अपन कवर करेंगे। तो आई होप ये आपको काफी हेल्पफुल होगी और आपको काफी आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो जैसे कि हम सभी को पता है, अगर अपन बात करें साइंस में, तो साइंस में जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग दी मोशन अराउंड अस। बेटा एक बात तो हम सबको पता है कि अब हम जो पढ़ रहे हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे फिजिक्स का पार्ट, ये बात किसका पार्ट है ना, फिजिक्स का पार्ट है। अब फिजिक्स का पार्ट है, अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे तो अपन को क्या समझ, सारी की सारी बात जो है वो मोशन के बारे में होगी कि मोशन होता क्या। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैम, ये जो बच्ची है और ये जो फादर है वो ड्राइव करते हुए कहीं पे जा रहे हैं। अब ये जब जा रहे हैं तो उनके सामने एक ट्रक है, तो ये बच्ची जो है अपने पापा से क्वेश्चन पूछती है कि पापा कि हमारी स्पीड क्या हो कि जब हम ब्रेक लगाएं तो हम एक्सीडेंट से बच जाएं। समझ रहे हो? या फिर हो सकता है इसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम कितनी स्पीड से चलें ताकि सेफली इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रख पाए। या फिर ये भी पूछ सकती है ये, क्या मैं मान लो अगर यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे मान लो सामने ट्रक जा रहा है तो क्या मैं 100 की स्पीड से अभी भी जा सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमें इस मोशन चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब जैसा कि हमें पता है व्हाट इज मोशन, ऑलरेडी अपन ने क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है मोशन के बारे में, लेकिन हमें एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में और मोशन के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बेटा मोशन में हर एक वो चीज जो चल रही है वो किसमें है? मोशन में है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो अर्थ है वो किसमें है? मोशन में है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर ये जो सामने तुम्हें ये कार ड्राइव करते हुए ये लोग जो जा रहे हैं ये किसमें है बेटा? मोशन में है। अगर मैं तुमसे कहूंगी तुम स्कूल से घर आते हो, घर से स्कूल जाते हो, तो तुम किसमें होते हो? मोशन में होते हो। नेचर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो बटरफ्लाईज को फ्लाई करते हुए देखा होगा या कभी स्नेक को चलते हुए देखा हो, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है बेटा? मोशन के एग्जांपल्स है ना। या फिर तुमने डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए देखा होगा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मोशन के एग्जांपल्स हैं। जरा एक बार तुम्हारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है उसको भी अपन यहाँ पे समझते हैं। एवरीथिंग इन नेचर इन मोशन, है ना। मासिव, एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ पे बेटा वही सारी डेफिनेशन दी हुई है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सब किसमें हो? तुम सब मोशन में हो। तो इसको पढ़ना आराम से और समझ लिया है ही हमने, समझ गए ना। मोशन के बारे में आप समझ चुके हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये किसमें है? मोशंस में है। चाहे वो राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड्स हो या फिर गैदरिंग क्लाउड हो, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है बेटा? मोशन में आती है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मोशन को समझने के लिए। तो यहीं पे हमारे पास जो अगला बात आती है कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा जो मोशन के टाइप्स होते हैं ना वो यहाँ पे आप सभी को दिख रहे होंगे, मैं और थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर, इसके बारे में आपको पढ़ना है, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, है ना। इसमें जो अपन इस चैप्टर जो अपना मेन फोकस होगा वो होगा बेटा लीनियर मोशन। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चों के घर में 2 नाम होते हैं, किसी किसी के तो 3 भी नाम होते हैं। तो यहाँ पे भी लीनियर मोशन को एक और नाम से जाना जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक और इसका नाम होता है बेटा
मोशन इन अ वन डायमेंशन, 1D मोशन, या और इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी की सारी चीजें अपन जो है वो यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये डेफिनेशन जो है ना वो मैं तुम लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अब जरा देखो, हम अर्लियर यू लर्न अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, सबसे पहले तो मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ इस फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों के लिए पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके लिए नहीं पता है मैं उनके लिए एक दो एग्जांपल की मदद से मैं बता देता हूँ। बेटा एक तो फिजिकल क्वांटिटी होती है और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, NON, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा ये जो क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं वो कहलाती है हमारी, जिनको अपन मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। आई होप यहां तक आपको बात आपके भेदे में जा चुकी है ना। जैसे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई कितना सुंदर है तो क्या तुम उसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वैसे क्या तुम कोई कितना सुंदर है इसको मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना भाई। तो फिर वो किस क्वांटिटी हो जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। बात समझ में आई। फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके, टाइम, डिस्टेंस एंड। अगर कोई कितना बदसूरत है तो इसको क्या मेजर किया जा सकता है क्या, तुम्हारे गुस्से को मेजर किया जा सकता है क्या, तुम्हारे एंगर को मेजर किया जा सकता है क्या भाई, नहीं किया जा सकता। तो किस क्वांटिटी में आ जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि ये जो पहला पेज है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे। तो देखो बेटा 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट। बेटा इस चैप्टर में अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये सारी की सारी चीजें कैसी कहलाती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप समझ चुके होंगे। सॉरी ये सारी की सारी चीजें कैसी कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब देखो इसके बाद जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया, आज जो है अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक खत्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये वाला पार्ट करेंगे और ग्राफ और इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बात आती है बेटा यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हम सबको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता क्या है भाई, मोशन यानी कि चलना और स्ट्रेट लाइन में चलना, तो क्या कहलाएगा बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि देखो यहाँ बहुत अच्छे एग्जांपल बताए हुए हैं। यहाँ पे ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसका नाम है राम। क्या नाम है बेटा, राम। जब राम ने स्विमिंग करना शुरू किया और अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट में जा रहा है, तब तो ये क्या कहलाएगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये जो कार तुम्हें चलती हुई दिख रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाए तो ये क्या मोशन कहलाएगा, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो बास्केट की बॉल है, अगर ये एकदम फ्री फॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में हो तो ये भी कैसी कहलाएगी, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अगर जो ट्रेन है वो सीधी जाती हुई अगर तुम्हें दिख रही है तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन। ये सारी चीजें कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन से। जरा यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, ये मैं तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ, एक बार में अपन देख लो। You have learned that when an object move in a straight line is called linear motion। यहाँ पे एक नई बात हमारे सामने निकल के आई बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या नाम से जाना जाता है, लीनियर मोशन। ठीक है, और ये सारे के सारे उसके एग्जांपल्स हमने देखे।
लीनियर मोशन बोल सकते हो या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी तुम उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। अब जरा देखो इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है पोजीशन। किसी भी चीज की जो हम पोजीशन है वो कैसे बताते हैं, जैसे कि अगर मान ले तुमने अपने घर पे कुछ फ्लिपकार्ट से अमेज़न से कुछ शॉपिंग करी, तो उसको तू जब अपना एड्रेस देता है तो उसका तू कैसे देता है एड्रेस, वो है एक फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हो उसको, या हम उसको बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट बोलो या रेफरेंस पॉइंट बोलो, यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो वहां पे हम क्या बताते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बताते हैं, या बैंक ऑफ इंडिया के सामने, एसबीआई बैंक के सामने, या फिर हम उसको ऐसे बताते हैं कि पर्टिकुलर मंदिर के पीछे या फिर किसी स्क्वायर के पास। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, हमारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे हमारे फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। अगर हमने फिक्स्ड पॉइंट के बिना अगर अपन यहाँ पे मोशन को स्टडी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। अब जरा एक बार देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर दैट as you learn early we first need to specify the fixed point, है ना। जैसे कि जो तुमने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उस पे लिखा हुआ होता है सी लेवल से इतनी हाइट, सी लेवल से इतनी हाइट। तो वहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को माना जाता है समंदर को, किसको माना जाता है, सी के लिए माना जाता है। The distance and direction of the object with respect to reference point at any instant time describing the position of, I hope इसकी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद the reference point in which the object is located describe its position, है ना। But we do say that an object is in motion if position of object with respect to reference point changes with respect कहां पे गया motion, if the position of object with respect to the reference point changes with time the object is said to be in motion and at rest। जरा समझो कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। आई होप रेफरेंस पॉइंट तो जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस पॉइंट किसको कहा जाता है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो अपन को अभी चीज पढ़नी है वो पढ़नी है रेस्ट पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, मोशन पढ़ना है। रेस्ट और मोशन, मोशन तो ऑलरेडी इसके कई सारे एग्जांपल देख चुके हैं। रेस्ट का मतलब होता है कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, अगर वो, है ना, इसको अगर मैं पहले एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो जो तुम्हारी सराउंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है तो तुम किस पे कहलाओगे बेटा, रेस्ट पे कहलाओगे। और अगर सराउंडिंग तुम्हारी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो किस पे कहलाओगे भाई, मोशन में कहलाओगे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर हम कार से ट्रैवल करते हैं हम, तो जो सराउंडिंग है हमारे चारों तरफ की, जो सराउंडिंग है, पेड़ बोल दो, रोड बोल दो, बिल्डिंग है बोल दो, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो वो किसमें कहलाते हो बेटा, मोशन में कहलाते हो। लेकिन अगर वो सारी की सारी सराउंडिंग चेंज ना हो तो किसमें कहलाओगे, रेस्ट पे कहलाओगे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं बेटा, पेज नंबर 1 हो गया। अब बात करेंगे अपन पेज नंबर 3। अब देखो पेज नंबर 3 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे सामने, इनके बारे में अपन चर्चा, ठीक है। आई थिंक ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहां पे जरा अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखो बेटा, ये व्यक्ति है, यहाँ पे जो लेडी है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या माना है, फिक्स्ड पॉइंट माना है बेटा। क्या माना है, फिक्स्ड पॉइंट माना है। यानी कि यहां से ही इनकी स्टार्टिंग की गई, यहां से क्या है इनकी स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं मानते तो क्या हम पोजीशन ऑफ द एथलीट बता पाते, क्या नहीं बता पाते। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब देखो इसके बाद ओरिजिन का क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सामने मेंशन। अब
ये जो ओरिजिन है ना, जैसे नंबर लाइन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे? 0 के राइट में है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला पॉइंट जो अभी मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हो रहा है ये कहाँ पे है, तो तुम क्या बोलोगे? 0 के लेफ्ट में हो। तो यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो लेफ्ट में और राइट में, तो रेफरेंस पॉइंट क्या था बेटा? 0 था देगा। क्या था? 0 था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब जरा एक बार यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ Nena, an athlete, let us take her starting point as a reference point. Starting point को क्या माना है बेटा? रेफरेंस पॉइंट माना है, फिक्स्ड पॉइंट माना है। स्टूडेंट फिगर 4.3, ठीक है, ये 4.3 हो गया। Let us make a straight line with a distance marked on it and mark the reference point on it and origin. The athletes start running from O and her position at 2 instant of time marked by B and A. यानी कि यहां से जब एथलीट चला तो बी पे पहुंचा और फिर बी से कहां गया भाई? ए पे गया। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। है ना? अब यहाँ पे बात चल रही है डायरेक्शन की, कि राइट में गया, है ना? जनरली जो डायरेक्शन है वो हम दो तरह से उनको डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसको अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसको माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये पूरी की पूरी लाइन है, ये मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ छोड़ूंगा, ठीक है? अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरा अब हम समझते हैं, और इसको ये तुम्हारे सामने जो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। मान ले बेटा यहां से ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहां से ओ से कोई बंदा चलना शुरू हुआ, ओ से कोई बंदा चलना शुरू हुआ, ओ से कहां गया? बी पे गया। ओ से कहां गया बेटा? बी पे गया। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? ओ से बी तक डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 0 से 40 में 40 मीटर। फिर बी से ए गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। बी से कहां गया? ए गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 हो गई। सिमिलरली जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, जब ओ से बी गया तो डिस्टेंस तो हुई 40 और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी बेटा? 40 होगी। सेम जब बी से ए आया तो डिस्टेंस तो हो गई कितनी? सॉरी, ओ से जब ए आया तो डिस्टेंस तो हो गई कितनी? 100, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। लेकिन अब जब वो ए से बंदा चला गया कहां पे? बी पे। ए से कहां चला गया भाई? बी पे चला गया। तो अब मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां से चले 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 अब वापस अब बी पे आ गए, तो 100 प्लस यहां तक 40 तक आए हो, यानी कि कितनी चलनी है? 60। तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 160 हो जाएगी। डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी बेटा? 160 हो जाएगी, है ना? कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 60 कितनी हो गई? 160 हो गई। लेकिन अब तुमसे डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ ले तो बेटा वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है यही क्या कहलाएगी? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसको और एग्जांपल की मदद से बता देता हूं। चलो मैं एक साइड में एक एग्जांपल ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है? इसके चारों तरफ दौड़ना शुरू करते हो, यहां से दौड़ना शुरू करते हो, ये ए बोल देता हूं, ये बी बोल देता हूं और ये सी बोल देता हूं। जब तुम ए से दौड़ना शुरू किए वहां पे पहुंच गए सी पे, तो बेटा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो तेरी यही ही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे अगर ओ से गया कोई ए और ए से बी आ गया तो जो डिस्टेंस है बेटा वो तो तेरी हो जाएगी 160, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो तेरी हो जाएगी कितनी? सिर्फ 40 हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो यहाँ पे देखो, ओ जो था ये हमारा कैसा पॉइंट था?
रेफरेंस पॉइंट था, है ना। अब जरा let us now think about distance between the starting and the stopping positions of the athlete. OB is 40 meter, which is different from total distance. बात समझ में आएगी ना। टोटल डिस्टेंस से वो कैसी आई है बेटा, डिफरेंट आई है। यानी कि अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, कम है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के और बारे में। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे कहीं भी लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पे दोनों चीजों का इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई बोथ डायरेक्शन एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। बात समझ में आ गई आपको। अब ये तो पूरी कहानी उसको पढ़ना आराम से, टाइम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे। अब बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे सामने, इसको अपन पेज को ऐड करते हैं, पेज नंबर 4 को। SI यूनिट मीटर। डिस्टेंस को अपन किसमें मेजर करते हैं, मीटर को। डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें मेजर करते हैं, मीटर। बात समझ में आ गई। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक हमारे सामने स्टडी है, एक्टिविटी बोल सकते हो। इस एक्टिविटी को अपन जरा समझते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फंडा है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो जरा देखो बेटा, एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। एज शोन इन 4.5, ये अपना 4.5 बेटा, ठीक है ना। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, उसको पढ़ना आराम से। बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर जाके ये नीचे आ गई है। बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई है, तो ये पॉइंट पोजीशन वो है, ये तेरी ए है, ये बी है, सी है, और ये कोई कुछ डी मान ले इसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी हमें यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमसे बोला है कि इस टेबल को भर दो भाई, भर देते हैं। सीरियल नंबर देखो, ये पोजीशन हुई ओ पे, जब बॉल कहाँ पे बेटा, ओ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। ये आ गई 0। अब जब बॉडी ए पे पहुंची, बेटा बॉडी कहाँ गई, ए पे, तो ये तेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और यही तेरी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 40 ऊपर गई है, 40 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगी तेरी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद जब बॉल बी पॉइंट पे है, बॉल कहाँ पे आ गई है, बी पॉइंट पे, बेटा तेरी डिस्टेंस तो यही हो जाएगी ना। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी, 140 ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भरा रहता है, ठीक है, 140 ही हो जाएगी। अब जब बॉल घूम के कहाँ आ जाएगी, सी पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी भाई, सी पे आ जाएगी। तो देखो जब बॉल गई कहाँ पे आ गई, सी। तो बेटा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ओ से बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट सी। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी OB प्लस BC। तो OB कितना है हमारा 140, और B से C तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से पूरी कितनी दी हुई है, हमारी को जो डिस्टेंस दी हुई है बेटा वो 140 दी हुई है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, या तो फिर उसको माइनस कर ले, तो माइनस करेंगे तो 40 और यहाँ से 20 यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। अब अगर ये 60 आ चुका है तो उसको ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा जी, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी कि एट सी जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। इसीलिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट अपनी कितनी होगी, ये कहलाएगी, यानी कि 80 कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, 80 कहलाएगी। और ये तो कितनी थी, 200 थी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बॉडी जो है वो घूम फिर के कहाँ पे आ गई, वो पे आ गई। बॉडी घूम फिर के कहाँ आ गई,
O पे आ गई तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से कहीं यहाँ पे वापस आ गई। तो अगर जहां से वहीं पे वापस आ गई तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 140 प्लस 140 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी लिख देता हूँ एट ओ, वापस आई है ये रिटर्न करके, तो ये हो जाएगा मेरा ओ बी प्लस बी ओ, यानी 140 प्लस 140। अब ये शो कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 280, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 280 हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जहां से गए वहीं पे ही वापस आ गए, दैट इज व्हाई की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या आ जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो देखो एनालिसिस देख लो भाई क्या दे रखा है, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है ना, ट्रू और फॉल्स बताना है। डिस्प्लेसमेंट कभी 0, इट इज नेवर 0, अगर 0 हुई है देखना ओ पे 0 हुई है तो ये तो कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नहीं भाई देख हर जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम ही आई है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखो कैसी आई है, कम ही आई है, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा आई है या इक्वल आई, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ट्रू है, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकल के आई है वो हमेशा कैसी आई है निकल के, सॉरी टोटल डिस्टेंस, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आया है, कम आया है या इक्वल आया है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केस, तो ये जो है ट्रू होगा कि फॉल्स, तो बताओ। इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ऑल, बहुत सिंपल है ये, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है 1, 2 और 3, इनको मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हारा पार्ट 1 था, ये जो भी अपन ने पढ़ा ये कौन सा था पार्ट 1, आज अपन देगा। ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है ये आज होमवर्क में जाओ ट्राई, ठीक है, अपन इनको अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसके अलावा ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एसआई यूनिट्स वगैरह देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो हैं अपन उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये जो अपन ने लेक्चर्स देखा ये आपको काफी बेनिफिट करेगा, और मेरा यकीन मानिए ये जो अपन एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं इससे आपके जो मार्क्स हैं स्कूल में डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, और इसको बस जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया इसको करके आए ताकि अपन इसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि अगर आपने जो वीडियो है वो यहाँ तक देखा उसके लिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, मोशन चैप्टर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।